कानपुर हिंसा मामले में रोज नए खुलासे हो रहे हैं। 3 जून को जब मास्टरमाइंड की पहचान हुई तो परत दर परत हिंसा के पीछे की सारी कहानी सामने आने लगी। उन्हीं कहानियों की एक एक कड़ी को जोड़कर आज हम आपको समझाएंगे कि कानपुर में क्या चल रहा था और उसके पीछे कौन था, किसके खातों में विदेश से फंडिंग हुई और व्हाट्सएप ग्रुप में क्या चल रहा था। लेकिन सबसे पहले समझते हैं कि कानपुर हिंसा के सच को समझने के लिए पुलिस ने 8 जून को क्या किया। कानपुर हिंसा, मास्टरमाइंड और मनी। कानपुर में ड्रोन से क्या खोज रही है पुलिस? छतों से किस सुराग को टटोला जा रहा है? व्हाट्सएप ग्रुप में कौन सी कहानी छिपी हुई है? एसआईटी टीम कई सवालों का जवाब खोजने में जुटी है। 8 जून की सुबह एसआईटी की टीम हिंसा वाली जगह पहुंची। एसआईटी टीम ने 3 जून को हुई हिंसा का रिक्रिएशन किया। उस जगह पर पहुंची जहां पर रुमाल दिखाकर लोगों को बुलाया गया। उस जगह का भी रिक्रिएशन किया गया जहां से हिंसा शुरू हुई। जिन ऊंची इमारतों से पत्थर फेंके गए थे उन इमारतों का भी जायजा लिया। कानपुर हिंसा मामले में यही वो छतें हैं जहां से पत्थर चलने की तस्वीरें वायरल होती है। इस वक्त न्यूज़ 18 की टीम आपको छत पर आकर दिखा रही है। देख सकते हैं आप, यहां से इस ऊंचाई से आसानी से टारगेट करते हुए लोगों के साथ यहां पर पथराव छत पे किया गया है और यहां पर से ऊपर से पत्थर चलाए गए हैं। कानपुर की कई इमारतें हैं जिनकी छत से पत्थर फेंके जाने की बात कही जा रही है। इस वीडियो को जरा ध्यान से देखिए। छत से फेंकी गई ईंट नीचे टीन के शेड से जाकर टकराई। आप टकराने की आवाज भी सुन सकते हैं। यानी सड़क से लेकर छत तक पत्थरबाजी हो रही थी। तो देखिए किस तरीके से मानकों को तार पे रख के छोटी छोटी जगहों पे ये ऊंची वो इमारतें हैं जो जांच के घेरे में, चूंकि पीछे की तरफ से जो पत्थर चले थे ये वो ऊंची इमारतें हैं जो लगातार जांच के घेरे में हैं। इस पर भी जांच कर रही है एसआईटी की टीम जो सुबह से 5 बजे से यहाँ पर थी। उसने तमाम वो जांच बिंदु थे, तमाम वो जगह थी, वहाँ गई और ऊपर से देखा हालात क्या थे, किस तरीके से ये इतनी ऊंची बिल्डिंग थी जहां से पत्थर फेंके गए। ऊंचाई से आराम से टारगेट कर लिया गया लोगों को, जिसमें लोग भी घायल हुए थे। एसआईटी की टीम एक एक पहलू की जांच कर आरोपियों को पकड़ रही है। पुलिस के मुताबिक कानपुर हिंसा मामले में अब तक 54 आरोपी गिरफ्तार कर लिए गए हैं। सीसीटीवी फुटेज और अन्य स्रोतों से मिल रही जानकारी के मुताबिक आगे की भी कार्रवाई जारी है। हम लोगों ने जो और हमें फीड्स मिली हैं और जो व्हाट्सएप ग्रुप से जो सूचनाएं मिली हैं उसके बेसिस पे हम लोग आइडेंटिफाई कर रहे हैं और इस पर कार्रवाई जारी है। और इसके अंदर जितने भी लोग हैं उनमें दोषियों को बख्शा नहीं जाएगा। लोगों ने 40 की एक सूची जारी की थी जिसके अंदर की जो लोग उपद्रवी थे शामिल थे उनके फोटोग्राफ्स लगे हुए थे और उनसे उनकी पहचान की जा रही है। कानपुर हिंसा मामले में सूत्रों के हवाले से खबर है कि इसके पीछे विदेशी फंडिंग भी है। जांच में आशंका जताई गई है कि हयात जफर हाशमी और उसके एसोसिएशन को करोड़ों रुपए की फंडिंग हुई है। जुलाई 2019 तक अकाउंट में 3 करोड़ 54 लाख रुपए आए। अब सवाल यह है कि रुपए किसने भेजे और इसका इस्तेमाल कहां पर हुआ। कानपुर हिंसा और विदेशी फंडिंग। क्या कानपुर को दहलाने के लिए विदेशी फंडिंग की गई थी? जफर हाशमी और उसके एसोसिएशन को विदेश से किसने पैसे भेजे? जफर से जुड़े एसोसिएशन के खाते से विदेशी फंडिंग का कहां-कहां हुआ इस्तेमाल? कानपुर हिंसा मामले की जांच जैसे जैसे आगे बढ़ रही है, कई नए सवाल
सामने आते जा रहे हैं। जिन आरोपियों को गिरफ्तार किया गया उनका संबंध एक ओर पीएफआई से जुड़ता जा रहा है तो दूसरी ओर विदेशी फंडिंग की खबर ने हड़कंप मचा दिया है। कानपुर में हिंसा फैलाने वाले पकड़े गए मास्टरमाइंड हयात जफर हाशमी के एनजीओ में कई ऐसे खाते मिले हैं जिनको अब तमाम जांच एजेंसियां खंगाल रही हैं। इन खातों में 2019 से लेकर अब तक करोड़ों का ट्रांजैक्शन हुआ है और इस बात की तस्दीक की जा रही है कि आखिर ये पैसा कहां से आया और इसका इस्तेमाल किन किन चीजों में हुआ है। हयात जफर हाशमी से जुड़े खाते में विदेशी फंडिंग की आशंका है। जफर के एसोसिएशन को विदेशी फंडिंग की गई। 30 जुलाई 2019 को 3,54,00,000 रुपए अकाउंट में आए। सितंबर 2021 को 98 लाख रुपए निकाले गए। अभी भी इस खाते में 1,27,00,000 रुपए हैं। जिस खाते में पैसे आए हैं वो खाता बाबूपुरवा इलाके के एक प्राइवेट बैंक में है। इसके साथ ही जांच एजेंसी को 2 अन्य खातों की भी जानकारी मिली। 2 खातों में 3 साल में 47,68,00,000 रुपए का लेन देन हुआ है। 2019 में खोले गए 2 अन्य खातों में फिलहाल 11 लाख रुपए बचे हैं। ऐसे में सवाल है कि इन खातों में पैसे किसने भेजे और उन पैसों का इस्तेमाल कहां पर हुआ। फिलहाल सूत्रों की माने तो बैंक के 3 खातों में ये पैसे का ट्रांजैक्शन किया गया है जो फिलहाल जांच जारी है। 3 खातों में 3 साल में 40 करोड़ से ज्यादा रुपए आए, लेकिन अब सिर्फ कुछ लाख रुपए ही बचे हैं। सूत्रों की माने तो हिंसा मामले में लखनऊ से गिरफ्तार यूट्यूबर जावेद की भूमिका भी काफी संदिग्ध है। विदेशी फंडिंग मामले में उसका भी नाम सामने आ रहा है। उस पर आरोप है कि उसने पहले भी अपने यूट्यूब चैनल के जरिए ऐसे कंटेंट परोसे जिसकी वजह से लोगों में नाराजगी बढ़ सकती थी। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18। हयात का साथी यूट्यूब चैनल चलाने वाला जावेद भी एक बड़ी साजिश को अंजाम दे रहा था। यूट्यूब पर सीएए और एनआरसी के दौरान हुई हिंसा के तमाम वो वीडियो अपलोड किए गए थे और इन्हीं वीडियोस को देख करके ये पूरी हिंसा की ट्रेनिंग मिली थी। जो युवाओं ने जिस तरीके से हमला किया था और ये पूरी ट्रेनिंग उन्होंने उसी यूट्यूब चैनल से ही ली थी, जिसके बाद अब जावेद गिरफ्तार है और फिलहाल उससे भी पूछताछ जारी है। कानपुर हिंसा में व्हाट्सएप चैट सामने आने के बाद कई चेहरों पर सवाल खड़े हो रहे हैं, खासकर उन नेताओं पर जो उस ग्रुप के एडमिन थे। आरोप है कि व्हाट्सएप ग्रुप के एडमिन ने कई सबूतों से छेड़खानी की है। हयात जफर की पत्नी पर भी गंभीर आरोप लगे हैं। हयात जफर की पत्नी ने इस बात को स्वीकार किया है कि वो खुद कई ग्रुप में एडमिन थीं, लेकिन बाद में उसने ग्रुप्स को डिलीट कर दिया। इस पर भी सवाल खड़े हुए हैं कि जब वो हिंसा में शामिल ही नहीं थी तो व्हाट्सएप ग्रुप को डिलीट क्यों किया। सवाल यह भी है कि समाजवादी पार्टी के नेता जब व्हाट्सएप ग्रुप के एडमिन थे तो भड़काऊ चीजों को तुरंत क्यों नहीं रोका। कानपुर हिंसा का व्हाट्सएप कनेक्शन। व्हाट्सएप चैट से चौंकाने वाला खुलासा। जब आप उस चैट को पढ़ेंगे तो आपके होश उड़ जाएंगे। फिर ये सब देखकर समाजवादी पार्टी के नेता खामोश क्यों रहे? टीम निजाम कुरैशी नाम के इस व्हाट्सएप ग्रुप में भेजे गए मैसेज को जरा ध्यान से पढ़िए। इसमें जो बातें लिखी गई हैं वो ना सिर्फ कानून के खिलाफ है बल्कि ये एक ऐसी साजिश है जो समाज में नफरत भरेगी। पहले स्क्रीनशॉट्स को पढ़िए। सभी मुस्लिम भाई ध्यान दें, कानपुर के परेड चौराहे के आसपास जो भी खाने पीने या घर में इस्तेमाल होने वाली चीजों को वहां से ना खरीदें। मुसलमान इनकी हर चीजों का बायकॉट करें। टीम निजाम कुरैशी ग्रुप में भेजे गए दूसरे चैट को पढ़िए। ये चैट पहले संदेश का हिस्सा है जिसमें लिखा है, अब जैसे इनको अपने सर पर बिठाया है उसी तरह हम सब एकजुट होकर इनको अपने सर से नीचे उतार सकते हैं। मुसलमान आज से एकजुट हो जाए तो इनकी दुकानों से कोई भी खाने पीने का सामान ना खरीदें। तीसरे स्क्रीनशॉट में आप भड़काऊ वीडियो देख सकते हैं, लेकिन सबसे ज्यादा ध्यान देने वाली बात यह है कि टीम निजाम कुरैशी ग्रुप के एडमिन समाजवादी पार्टी से जुड़े नेता हैं। सबसे ऊपर सपा नेता अमिताभ का नाम है, फिर सपा के डॉक्टर इमरान हैं, तीसरे नंबर पर सपा इरफान सोलंकी एडमिन हैं। इस तरह समाजवादी नेताओं की एक लंबी लिस्ट है जो इस ग्रुप में एडमिन हैं। जब से ये चैट बाहर आई है समाजवादी पार्टी के नेताओं पर सवाल उठने लगे हैं, खासकर
एसपी के दो विधायक अमिताभ वाजपेयी और इरफान सोलंकी पर सवाल उठ रहे हैं, क्योंकि ये दोनों भी ग्रुप एडमिन हैं। ये चाहते तो हिंदुओं के खिलाफ नफरत फैलाने वालों को रोक सकते थे, लेकिन इनकी कोई प्रतिक्रिया सामने नहीं आई। पुलिस ने निजाम कुरैशी के खिलाफ मामला दर्ज कर लिया है। बीजेपी विधायक सुरेंद्र मैथानी ने मामले की जांच कर कार्रवाई की मांग की है। देखिए, जिस प्रकार से समाचार पत्रों में ये ध्यान में आया है कि हमारे समाजवादी पार्टी के जो भी विधायक हैं, अगर उन्होंने इस प्रकार की दंगे में किसी को भी व्हाट्सएप में एडमिन बन करके और किसी भी प्रकार के कानपुर के वातावरण को बिगाड़ने में यदि उनका हाथ हुआ, तो मैंने कमिश्नर महोदय से कानपुर से बात करी है और उनसे कहा है कि आप इसकी जांच कर लें और कानून सम्मत कड़ी कार्रवाई इन पर होनी चाहिए। अपने ऊपर लगाए गए आरोपों पर समाजवादी पार्टी के विधायक इरफान सोलंकी ने कहा कि उनके साथ कोई भी फोटो खिंचवा सकता है। जब तक जांच ना हो, किसी पर आरोप लगाना ठीक नहीं। उन्होंने निजाम कुरैशी के बारे में भी सफाई दी। निजाम खान जो है, निजाम कुरैशी नाम है उनका, वो हमारी पार्टी के सचिव थे और है भी। अब उनको पार्टी से निकाल दिया गया है, पार्टी से निकाल दिया गया। अब वो इस कार्यक्रम में कितने सिद्ध हैं या कितने उनके हाथ शामिल हैं, ये तो कानून तय करेगी। और हम उन बीजेपी विधायकों की तरह नहीं है, आग में घी डालने का काम करें। समाजवादी पार्टी के नेता आरोपों पर साफ साफ कुछ नहीं कह रहे। वहीं मास्टरमाइंड हयात जफर की पत्नी ने भी व्हाट्सएप ग्रुप डिलीट करने के पीछे साफ वजह नहीं बताई है। जैसा कि मुझे बताया जा रहा है कि हयात जफर हाशमी के ग्रुप में ये लिख के भेजा जा रहा है कि नवीन मार्केट बंद, परेड बंद, और जो वो फुटेज उसमें आ रही है, उस फुटेज में एक भी बच्चा नहीं है। एक आखिरी बात कि इन दोषियों को सजा मिलनी चाहिए, आप ये तो मानती होंगी? बिल्कुल, दोषियों को सजा मिलनी चाहिए। जिसने ये किया, ये पत्थर और गुम्मा और ला मोनू बम ला, इस तरह की बातें जिसने करी है, वो अरेस्ट क्यों नहीं हुआ अभी तक के? फिलहाल पुलिस हर व्हाट्सएप चैट की जांच कर रही है और दावा है कि जल्द से जल्द कुछ बड़ा खुलासा करेगी। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18, यूपी उत्तराखंड। टीम निजाम कुरैशी ग्रुप का व्हाट्सएप चैट वायरल होने के बाद समाजवादी पार्टी के दोनों विधायकों का विरोध शुरू हो गया है। समाजवादी पार्टी के आर्यनगर और सीसामऊ विधायक अमिताभ वाजपेयी, इसके अलावा जो दूसरे विधायक का नाम आ रहा है वो है इरफान सोलंकी का। ये दोनों की आप तस्वीर भी देख पा रहे हैं। इनका विरोध हो रहा है और ये विरोध किसकी तरफ से क्यों किया जा रहा है, ये सब भी हम आपको समझाने की कोशिश करते हैं। विरोध में जो पोस्टर चस्पा किए गए हैं वो भी हम आपको बताते हैं। दोनों विधायक टीम निजाम कुरैशी व्हाट्सएप ग्रुप के एडमिन हैं, ये बात सामने आई है। इसके अलावा जो दूसरी बड़ी बात सामने आ रही है, हिंदू विरोधी चर्चा के बाद भी दोनों खामोश हैं। आप सोचिए कि उस ग्रुप के एडमिन थे और वहां पर एक चर्चा चल रही थी, उसके बावजूद दोनों पर खामोशी का आरोप लगा है। तीसरी बड़ी बात ये सामने आई है कि व्हाट्सएप ग्रुप में हिंदुओं की दुकानों से सामान नहीं खरीदने की अपील की जा रही थी और उस दौरान दोनों की तरफ से चुप्पी साधी गई थी। ये बात भी सामने आई है। मुसलमानों को भड़काने की कोशिश की गई, उसके बावजूद इनकी चुप्पी पर अब सवाल खड़े हो रहे हैं। तो ये बड़ी बातें सामने आई हैं। जब चैट वायरल हुई है उसके बाद दोनों विधायकों की खामोशी से लोग नाराज हैं और अपनी नाराजगी किस तरीके से जाहिर कर रहे हैं वो भी हम आपको बताते हैं। दोनों के खिलाफ कई जगहों पर पोस्टर लगा दिए गए हैं। इन पोस्टर्स में क्या लिखा गया है वो भी आप समझिए। इन पोस्टर्स में लिखा गया है कि समारोह शादी के लिए संपर्क करें। इन दोनों विधायकों से एक प्रकार का तंज कसा गया है इनके ऊपर। जन्मदिन के लिए विधायक से संपर्क करें, इस पोस्टर में यह भी लिखा गया है तंज के रूप में। तो ये बड़ी बातें सामने आई और इस बारे में न्यूज़ 18 संवाददाता अमित गंजू ने विधायक अमिताभ वाजपेयी से जब बातचीत की तो बीजेपी पर ही आरोप लगाने लग गए। पहले तो ये बताइए कि कहां रहे आप 5 दिन? कहां मुझे होना चाहिए था? मैं वहीं था जहां मुझे होना चाहिए था। आपकी क्या राय है, मुझे कहां होना चाहिए था? नहीं, हम आपसे पूछ रहे हैं। नहीं, कहां होना चाहिए था मुझे? अरे मेरी सोशल मीडिया आप देखिए, आपको दिखेगा हम रोज अपने जिस प्रकार सामाजिक कार्यक्रम करते हैं, जिस प्रकार से अपने कार्यालय में बैठते हैं, उसी प्रकार सारे काम कर रहे हैं, सिवा 2 दिन के, जब हमको 6 तारीख को राष्ट्रपति के विशेष सदन में लखनऊ जाना था और कल मुझे विधान परिषद के प्रत्याशियों के नामांकन में साइन करना था। मैं यही था। लोग कह रहे हैं कि विधायक जी गायब हो गए, ढूंढे से नहीं मिला, पोस्टर लोग लगा रहे हैं कि उद्घाटन करा लो। भारतीय जनता पार्टी के लोग बहुत परेशान हैं। उनको लगता है यदि विधायक जी मौके पर आए होते तो दंगा भड़क सकता था, और विधायक जी मौके पर नहीं आए, दंगा नहीं भड़का, तो वो बेचारे बहुत परेशान हैं। मैं सवाल पूछता चाहता हूं, भारतीय जनता पार्टी के जो लोग मौके पर गए थे वो क्या करने गए थे? यहां रुक रहे हैं छोटे से ब्रेक के लिए, जल्द लौटेंगे कुछ और खबरों के साथ।